Yeah, good evening, student. We were reading the chapter The Rise of Nationalism in Europe in the same series. Today's topic is the French Revolution and the idea of nation. How the nations have been converted and क्या था French Revolution उसका idea. We will study this in this video. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. जो पहला clear expression मतलब nationalism क्या है ये लोगों को तब समझ में आया स्पेशली, और इसका आउटकम्स भी तब देखा जब फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर हुई 1789 में. फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, जैसा कि आपको याद होगा, फ्रांस जो है was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. फ्रांस जो जैसा कि आपने 9th में पढ़ा भी है कि full-fledged फ्लैश का मतलब है कंप्लीटली डेवलप्ड, मतलब पूरी तरीके से डेवलप थी, एक मोनार्क के रूप में ये वर्क यहाँ पर काम किया जा रहा था, है ना. स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क. एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब कंप्लीटली किंग, एवरीथिंग, एब्सोल्यूट पावर्स वर कैप्ट बाय द मोनार्क, राजा के द्वारा पावर्स थी 1789 से पहले, जैसा कि आपको पता होगा, एज यू हैव रेड इन फ्रांस. क्लियर. द नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. अब क्या था, द पॉलिटिकल, जो वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स था, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, मतलब संवैधानिक जो चेंजेस आए, दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो वहाँ पर आए, लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी. जिसकी वजह से क्या हुआ, सोवर्जिनिटी मतलब सुप्रीम पावर जो थी और अथॉरिटी, फ्रॉम द मोनार्क फ्रॉम द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स. इट मीन्स जो वहाँ पर रेवोल्यूशन हुई उसकी वजह से जो पावर थी, जो एब्सोल्यूट पावर जो मोनार्क एक्सरसाइज किया करते थे, वो पावर किस पर पहुंच गई, फ्रेंच सिटीजन्स पर. फ्रेंच बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, दैट मीन्स दे हैव फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड ऑल. द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड, अब रेवोल्यूशन में क्या था, दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nations and shape its destiny. रेवोल्यूशन का मतलब, क्रांति का मतलब ये था कि इट वॉज द पीपल, लोग ही थे, हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट, जिन्होंने खुद को संगठित किया एक नेशंस के रूप में और अपने डेस्टिनी को खुद ही डिसाइड किया आफ्टर फाइटिंग. बिकॉज उससे पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, वहाँ पर मोनार्क हुआ करता था, वहाँ की सारी जो लोगों के जो भाग्य थे, कह सकते हो डेस्टिनी बोलते हैं आपको, वो सब राजा के हाथ में हुआ करते थे. जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में लोगों को बांट रखा था, उसी हिसाब से टैक्सेस से थर्ड स्टेट के लोग देते थे. तो इन सब चीज़ों से निजात मिली फ्रांस के लोगों के. इट मीन सबसे पहले जो नेशन स्टेट बना, दैट वाज द फ्रांस, दैट वाज द फ्रांस. अब क्या है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल. फ्रॉम द वेरी शुरुआत से ही क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जो फ्रांस के क्रांतिकारी लोग थे, इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर, उन्होंने अलग अलग मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया एंड प्रैक्टिसेस को, मतलब एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस किया, दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ, जिसकी वजह से वो सब लोग एक दिखें, सो दैट दे वुड लुक यूनाइटेड, दे वुड लुक कलेक्टिव. फॉर दैट व्हाट दे डिड, बहुत सारे अलग अलग मेजर्स और प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया. किसने, फ्रेंच के लोगों ने. द आइडिया, जैसे कि इसमें से कुछ हैं ये लिखे हुए, द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड द लिसिटियंस द सिटीजन्स. ये दो उन्होंने क्या करते, ला पैट्री वर्ड वहाँ का फ्रेंच का था, इसका मतलब था फादरलैंड की सारी जो जमीन है वो एक ही लोगों की है, एंड ला सिटियंस का मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो सारे सिटीजन्स एक जैसे हैं. एम्फेसिस द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी की सब लोग एक समान है, सबकी जमीनें एक समान है, एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, और सारे लोग जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्न किए जाने चाहिए. अ न्यू फ्रेंच फ्लैग एंड ट्राई, एक नया फ्रांस का फ्लैग बना जो ट्राई कलर था, कैसा था, 3 कलर का था, विच चूजन्स टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. जो पुराना फ्लैग चल रहा था राजा का, उसको नहीं आफ्टर एक्सप्लेनेशन कोई दिक्कत नहीं. तो अब ट्राई कलर जो था, दैट वाज फ्रेंच फ्लैग जो था, दैट वाज अ ट्राई कलर, वो चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर. तो जो पुराना झंडा उनका जो था उसको रिप्लेस किया गया किसके द्वारा, ट्राई कलर के द्वारा, जो नया फ्रेंच फ्लैग बना था, रेवोल्यूशनरी फ्लैग बनाया था उन्होंने. सेम लाइक इन इंडिया इट वाज डन इन 1930 व्हेन गांधी जी मेड द ट्राई कलर एंड डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस इन 1930. दिस हैपेंड. अब क्या था, वो चूजन द रिप्लेस द the States Generals was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. अब स्टेट जनरल जो थे, स्टेट जनरल समझ गए आप कौन थे,
स्टेट के जो लोग हुआ करते थे फर्स्ट सेक्शन, उनके जो जनरल्स थे, मतलब जो उनको गवर्न करते थे, वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। अब उनको किसके द्वारा चुना गया? एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। पहले कौन चुनता था? राजा। पहले कौन चुनता था? तो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा चुना गया एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, और वहां की असेंबली को भी नया नाम दिया गया नेशनल असेंबली का। ठीक है। न्यू हाइम्स पर कंपोज, नई आयात, मतलब हाइम्स मतलब भगवान की प्रेस में जो गाई जाती है ये कहानियां, वो नई बनाई, कंपोज की गई। ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स, और नई नई कस्में ओथ्स ली गई, कस्में खाई गई। एंड मार्टियर्स कमरेटेड, कमरेट मतलब रिकॉल एंड सो रिस्पेक्ट फॉर, और जो मार्टियर्स थे उनको रिस्पेक्ट पे की गई। मार्टियर्स मतलब जो लोग देश के लिए लड़े, फॉर देम द रिस्पेक्ट वाज पेड। ठीक है। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, जो नेशंस के नाम पर लड़े थे। A centralized administrative system was put in the place and it was formulated uniform laws for all the citizens. क्या हुआ? A centralized administrative system बन गया, एक सिस्टम, मतलब सेंटर से गवर्न होने लगा पूरी स्टेट, पूरी फ्रांस। was put in place and formulated uniform laws, और सभी के लिए सेम लॉज बना दिए गए for all citizens की टेरिटरी के अंदर। मतलब everybody was free now, they were having their own rights to be governed. इंटरनल कस्टम ड्यूटी जो थी एंड ड्यूज फॉर अबोलिश, जो इंटरनल फालतू की कस्टम ड्यूटीज, मतलब आयात कर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगा रखी थी और जो ड्यूज लगा रखे थे उनको अबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ बेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, और एक यूनिफॉर्म बेट और मेजर सिस्टम अडॉप्ट किया गया। इट मीन्स पहले क्या था कि वहाँ पर कहीं पर 1 किलो कितने ग्राम का होता था, कोई 100 किलोग्राम किसी का, मतलब देयर वाज नॉट अ इक्वल मेजरमेंट वेट, तो वो इक्वल कर दिया गया, सेम कर दिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, और जो रीजनल डायलेक्ट्स मतलब क्षेत्रीय जो भाषाएं बोली जाती थी उनको डिस्करेज किया गया। एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन, और फ्रांस को उठाया गया, फ्रांस को ज़्यादातर लोगों से के द्वारा इसको प्रमोट किया गया। एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, क्योंकि इसको लिखा जाता था और बोला जाता था कहाँ? पेरिस में। बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन, जो नेशन की कॉमन लैंग्वेज बन गई। द रेवोल्यूशनरी, जो क्रांतिकारी थे, फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशंस टू लिबरेट द पीपल ऑफ फ्रांस फ्रॉम डिस्पोटिज्म। रेवोल्यूशनरी ने क्या डिक्लेयर किया कि इट वाज द मिशन, ये सिंपल एक मिशन था और डेस्टिनी था, हमारे भाग्य था जिसका फ्रांस नेशन का, कि उनका वहाँ के लोग जो हैं वो लिबरेट हो जाएं, फ्री हो जाएं डिस्पोटिज्म से, तानाशाही से। किससे? तानाशाही। तो रेवोल्यूशनरी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम एक्चुअली वी वर फाइटिंग अगेंस्ट द monarch so that we wanted to be free from the despotism, हम इस तानाशाही से, समाज से आज़ाद होना चाहते थे। इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दूसरे लोगों को उन्होंने मदद की, अलग अलग लोगों, अलग अलग जो राज्य के लोग रहा करते थे उन सबको मदद की, उनका खुद का सेपरेट स्टेट बनाने के लिए, सेपरेट कंट्री बनाने के लिए। Yes, when the news of the events in France reached the different cities of Europe, जब यूरोप के अलग अलग सिटीज में जब ये न्यूज़ पहुंची, कौन सी? कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है, उसकी वजह से लोग लिबरेट हो गए हैं, तो स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, तो जो स्टूडेंट थे और दूसरे एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के जो लोग थे, बिगन सेटिंग अप द जैकोबिन क्लब्स, उन्होंने क्या कर दिया? जैकोबिन क्लब्स, उन्होंने जैकोबिन क्लब सेट करना शुरू कर दिए। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज which moved in Holland। उनकी जो एक्टिविटीज हुआ करती थी किनकी? जैकोबिन क्लब्स की। एंड कैंपेन्स होते थे, कैंपेन्स होते जुलूस वगैरह जो निकालते थे वो। प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच, उन्होंने एक रास्ता बनाया, मतलब तरीका दिया किसको? फ्रेंच आर्मीज को, विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, तो मूव कर गई कहाँ? हॉलैंड को, बेल्जियम को, स्विट्जरलैंड को, एंड मच ऑफ इट इटली इन 70s, और 1790s में ज़्यादातर हिस्से में इटली के। इट मीन्स द जैकोबिन्स ओनली वर द पीपल हु वर गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज टू awaken the people about the nation state. With the outbreak of revolutionary war, जब क्रांतिकारी लड़ाई हुई, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। वही बात आ गई, तो जो फ्रेंच की आर्मीज थी वो इस नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो दूसरे अब्रॉड, मतलब दूसरी सिटीज में, दूसरी कंट्री में, दूसरे जो राज्य थे किंगडम से, वहां पर उन्होंने ले जाना उसको स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है आपका विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी। स्वेथ का मतलब होता है बेटा a broad strip area of something, it means कोई काफी लंबा चौड़ा एरिया कह सकते हो। within the wide swath of territory, टेरिटरी के एक लंबे हिस्से में, that came under his control, जो उसके कंट्रोल में आया, किसके? नेपोलियन set up about the introduce of many reforms। नेपोलियन ने क्या करा?
बहुत सारे सुधार जो थे दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, जो उसने फ्रांस में पहले से ही इंट्रोड्यूस कर रखे थे, वो अब उसने दूसरी जगह पर भी स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स नेपोलियन हु हैड ऑलरेडी कम टू द फ्रांस एंड स्टार्टेड showing himself a modernizer. He started doing the same thing with other state also of the Europe. क्या करा? Through a return to monarchy को वो वापस लेके आया। उसमें क्या किया? नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। बिल्कुल कोई भी इस बात पर डाउट नहीं है कि नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय खत्म कर दी थी वहां की डेमोक्रेसी, कहाँ की? फ्रांस की, जो बड़ा मुश्किल से आई थी। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, लेकिन अगर हम प्रशासनिक फील्ड में बात करें तो ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। उसने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को बनाया था इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर नेशनल, राशनल एंड एफिशिएंट, जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है अच्छे से एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेटर किया जा सके, सो दैट द एरिया जो है वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टेट बन सकें। इसलिए इसने काम किया था। द सिविल कोड, अब ये ध्यान रखें, सिविल कोड से क्वेश्चन आता है। द सिविल कोड ऑफ 1804, जो 1804 के सिविल कोड थे, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, उनको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इनके देखिए बहुत अच्छे थे, इसमें जितने भी जो बाई बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे, फैसिलिटीज मिलती थी जो बचपन से, वो सब गायब कर दी उसने नेपोलियनिक कोड के हिसाब से। Established equality before the law, लॉ के सामने सब लोग एक समान हो गए। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी भी लोगों को दे दिया गया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, और इस कोड में क्या वॉज एक्सपोर्टेड, दूसरी जो रीजन्स थे फ्रेंच कंट्रोल में, वहां पर भी ये गए, मतलब पहुंचाए गए। इन डच रिपब्लिक में क्या था? इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को भी बड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया था, बड़ा इजी कर दिया था। अबोलिश द फेडरल सिस्टम सामंतवाद बोलते हैं, वो गायब कर दिया था, मतलब वो कह सकते हो काइंड ऑफ अ मोनार्क, गायब कर दिया। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम, और लोगों को, जो किसान थे, उनको गुलामी से आज़ाद कर दिया। और जो मैनुअल ड्यूज, उन पर उल्टे सीधे जो ड्यूज लगाए गए थे बचपन से, उनसे भी उनको मुक्त कर दिया। किसको? फार्मर्स को। इन द टाउन्स टू, शहरों में भी गाइड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गाइड्स का मतलब होता है बिजनेसमैन, वो रिस्ट्रिक्शंस गायब कर दी गई। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो भी इम्प्रूव कर दिया गया। पीजेंट, आर्टिसंस, वर्कर्स, किसान, कलाकार और वर्कर्स थे। एंड द न्यू बिजनेसमैन, और जो नए बिजनेसमैन थे, एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, उन्होंने नए प्रकार की जो फ्रीडम बनी थी उसको एंजॉय करने लगे। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, जो बिजनेसमैन थे और छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे सामान के, स्पेशली इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म जो लॉज बनाए थे उसने सभी के लिए कानून से, उनसे उनको फायदा होने लगा। स्टैंडर्डाइज वेट को भी उसने स्टैंडर्ड कर दिया था, सब जगह एक कर दिया था। एंड कॉमन नेशनल करेंसी बना दी थी। वुड फैसिलिटेट द मोमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से जो सामान का एक्सचेंज होता था उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर हर जगह की करेंसी अलग थी, तो उनका मानक भी अलग, उनके टर्म्स एंड कंडीशन अलग हुआ करती थी, लेकिन उसने करेंसी भी एक कर दी। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, मतलब ही हैड मेड द करेंसी इन ऑल द कैपिटल्स। For this, it is enough for today. Let's next I'll tell you the next video.